सो द इन्वेस्टमेंट डिटेक्टिव, इस केस के अंदर बेसिकली आपके पास कई कैपिटल बजटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से आपको 4 प्रोजेक्ट्स लगाने की परमिशन है। आप 4 प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, तो आपको इनको रैंक करना है इन ऑर्डर कि सबसे पहली प्रेफरेंस कौन सी होगी, दूसरी प्रेफरेंस कौन सी होगी, तीसरी प्रेफरेंस कौन सी होगी। ठीक है, इस तरह से सबको प्रेफरेंस वाइज रैंक कर लें और उसमें से 4 प्रोजेक्ट हम लगा सकते हैं। टॉप के 4 डेफिनेटली लगाएंगे, लेकिन देयर इज अ कैच। प्रोजेक्ट 7 और 8 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। किसी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब पता है? जी सर। जी, आइदर दिस और दैट, इन दोनों में से कोई एक ही लग सकता है, दूसरा एट द सेम टाइम नहीं लग सकता। हो सकता है ये एक ऐसी जमीन पे लगना है जो आपके पास ऑलरेडी ओन्ड है, लेकिन दोनों उसी पे लग सकते हैं और किसी पे नहीं लग सकते। तो दोनों में से जब एक लगा देंगे तो उसी जमीन पे दूसरा तो नहीं लगा सकते। या फिर आपके पास कोई ऐसी मशीन अवेलेबल है लेकिन एक ही अवेलेबल मार्केट में जो दोनों के लिए चाहिए, तो आप जब एक लगा लेंगे तो दूसरे के लिए वो पार्ट या वो मशीन या वो चीज सर्टेन चीज नहीं मिल सकती। या फिर एक लगाने से दूसरे की सेल इफेक्ट होगी। दूसरे की सेल जब एक लगाने से इफेक्ट होती है तो हम दूसरा नहीं लगाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि उससे हमारे पहले वाले की सेल इफेक्ट हो जाएगी। दोनों एक दूसरे की सेल को कैनिबलाइज कर रहे होंगे। तो हम इन दोनों में से सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। बाकी तमाम आप जैसे मर्जी लगा लें, जिस मर्जी सीक्वेंस में। 7 और 8 में से सिर्फ एक प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। अब अगर इस डेटा की तरफ जाएं, एग्जिबिट 1 के अंदर, बाकी इस ऊपर के केस में कुछ नहीं है, जितनी सारी स्टोरी थी मैंने सुना दी है आपको। एग्जिबिट 1 को देखकर जो सामने आपके प्रेजेंट हो रहा है डाटा, इसकी बेस के ऊपर आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि हम इनमें से सबसे पहली प्रेफरेंस पे कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे सिर्फ इस एग्जिबिट को देखकर? नंबर 5, वाई? सबसे ज्यादा कैश फ्लो। ओके, हाँ, देखने में तो सबसे ज्यादा कैश फ्लो है, लेकिन अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा है नंबर 3 का। लेकिन मिल किस साल में रहा है ये भी तो देखें। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इस चीज को भी कंसिडर। तो क्या हो गया, कंसिस्टेंसी चल रही, इसका मतलब प्रोजेक्ट लगा लें। अगर हम इस बेसिस के ऊपर ये डिसीजन करने लग जाए तो हमारे बिजनेस सारे बंद हो जाएंगे। मैं अब आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं, उससे आपको आइडिया की क्लैरिटी होगी। अगर हमने ये टेबल परचेज करना है, ठीक है ना, इसका डिसीजन कौन कर सकता है? मैं भी कर सकता हूं, मेरा एक हेड क्लर्क भी कर सकता है, एक चेयरमैन भी कर सकता है। क्यों? एक छोटा सा टेबल है, 10 टेबल परचेज करने हैं, लेट्स सपोज 10 डाइस परचेज करने हैं, नो बिग डील। हम कैलकुलेट करेंगे इतने सालों में इसकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी अंदाजन 5-4 साल। पे बैक पीरियड, बेसिक सादा टेक्निक, पे बैक पीरियड कि जी हर साल की इसकी यूटिलिटी इतनी है, तो तकरीबन 2-3-4 सालों में इसकी कॉस्ट कवर हो जाएगी। ठीक है, हम बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने डिसीजन करना हो कि हमने ये पूरी बिल्डिंग बनानी है, तो क्या मेरा एक क्लर्क, मैं हेड क्लर्क या कोई चेयरमैन डिसाइड कर सकता है? नो, मोस्ट प्रोबेबली ये डिसीजन को वाइस चांसलर या चांसलर या पंजाब असेंबली के लेवल के पर तय हो रहा होगा। वहां पर क्या हम पे बैक पीरियड की बेस के पर लगा लें कि जी इतने सालों में इसके पैसे पूरे हो जाएंगे? नो, वहां अगर हम पे बैक पीरियड की बेस के पर लगाएंगे तो हम अपना नुकसान करवाएंगे। उसके अंदर बहुत सारे रीजंस हैं। हम एनपीवी या आईआरआर की बेस के ऊपर डिसाइड करेंगे, जो ज्यादा बेटर टेक्निक्स हैं, या समझ लें इस वक्त तक जो हमारे पास अवेलेबल है उनमें से बेस्ट टेक्निक्स हैं। क्यों? क्योंकि पे बैक पीरियड नंबर 1 टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता। वो टोटली इग्नोर कर देता है इस बात को कि टाइम के साथ पैसे की वैल्यू चेंज होती है। जो फ्यूचर में रिटर्न आना है उसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी आज की डेट में पैसे की वैल्यू है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। उसका एक सोल्यूशन जो निकाला गया है वो है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। उसमें आप पहले डिस्काउंट बैक कर लेते हैं सबको और उसके बाद उसका पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। बट वी कैन गेट इट, तो ठीक है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन बाकी वो कैश फ्लो जब आपके वापस आ जाते हैं उसके बाद जितने कैश फ्लो आ रहे हैं उनको टोटली इग्नोर कर देता है। एक प्रोजेक्ट है जो 3 सालों में आपका कैश फ्लो पूरा कर देता है, अगले साल में 200 रुपए आपको दे देता है। एक और प्रोजेक्ट है, ओह सॉरी, एक और प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की, वो भी 3 सालों में, या लेट्स सपोज 3 सालों में नहीं देता, 4 सालों में पे बैक करता है। लेकिन उससे अगले 4 सालों के अंदर वो हमें लेट्स सपोज डिस्काउंटेड अमाउंट भी 5 लाख रुपए देता है। पे बैक पीरियड क्या कहेगा? जो 3 साल में कर रहा है उसको लगा दो, वो 4 साल में कर रहा है इसलिए इग्नोर कर दो।
डिसीजन मेकिंग का रूल क्या है इसमें? जो कंपनी कह दे कि जी इतने सालों में जो पैसे वापस करता है वो प्रोजेक्ट लगा दो। कंपनी कहती है 3 साल वाला लगा दो, 4 साल वाला नहीं लगा सकते। 4 साल वाला ओवरऑल ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि वो अगले 4 साल ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा। तो इस वजह से हम इसमें ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए छोटे डिसीजंस करने के लिए लोअर लेवल के ऊपर, जब मिडिल लेवल या लोअर लेवल की मैनेजमेंट में छोटे छोटे डिसीजन करने हैं, दफ्तर का कुछ सामान लेना है, कोई डेस्क के लिए सामान लेना है, कोई स्टेशनरी ये वो चीजें लेनी है, उस लेवल के ऊपर उनको हम ये अलाउ कर देते हैं कि वो इस बेसिस के ऊपर डिसीजन कर लें। लेकिन जब आपने मेजर इन्वेस्टमेंट करनी है, पूरी बिल्डिंग बनानी है, पूरा प्लांट ले एस्टेब्लिश करना है, नई मशीनरी लेकर आनी है जो फ्यूचर कई सालों तक सेल्स के ऊपर आपकी इफेक्ट कर रही होगी, तब हम एनपीवी और आईआरआर की बेस के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? फिलहाल मैं वापस अपने सवाल पे आ रहा हूं। क्या इस एग्जिबिट को देखकर कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट लगाया जाए? एनीवन? 6 नंबर जी। 6 नंबर क्यों? ओके, अभी जो चीज हुई आपको पता है इस टर्म को क्या कहते हैं? एंकरिंग। एंकरिंग क्या है? मैंने आपको कोई चीज दी और अब आपने अपने आप को उस चीज के साथ एंकर कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ ना एक बैग लिया भर के बॉल्स का, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए थे। ठीक है, कुछ लोगों को मैंने ना जो लो नंबर लिखे हुए बॉल्स हैं, जैसे कि 10, 15, 20, 30, 40, वो दी। कुछ लोगों ने एट रैंडम निकाली, नंबर देखा वापस रख दी। कुछ लोगों ने हायर नंबर 100, 120, 130, 90, 80 वाली बॉल्स निकाली। जब मैंने उनसे एक ऐसी चीज प्रेजेंट की जो उन्होंने उससे पहले कभी नहीं देखी थी, या उसकी प्राइस उन्हें बिल्कुल नहीं आइडिया था कितनी होनी चाहिए, तो वो जब प्राइस कैलकुलेट करेंगे वो उस बेस पे करेंगे जो बॉल उन्होंने निकाली थी। दिस इज कॉल्ड एंकरिंग। कि आपके डिसीजन को मैंने आपके प्रीवियस डिसीजन के साथ एंकर कर दिया। जैसे एक शिप को एंकर कर दिया था, वहां पर रुक गई है उस वजह से, एंकर की वजह से। तो मैंने आपको एंकर कर दिया उस पॉइंट के ऊपर बेस्ड ऑन योर प्रीवियस डिसीजन, कि आप जो अगली प्राइस एस्टिमेट देंगे वो उसी की बेस के ऊपर देंगे। एंड ये ना समझे कि ये मैं फेक कह रहा हूँ, ये ट्रू है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा जा चुका। कहेंगे तो किसी दिन हम करके देख लेंगे। मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये देखने में मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था जब मैंने इसको देखा था, लेकिन अगर आप ऊपर केस देखते हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि 10% इनकी डिस्काउंटेड जो डिस्काउंट रेट है वो 10% है, जो ये कैलकुलेट करते हैं, जो कि उनका कहना है कि हमें लगता है कि शायद कम है, शायद इससे कहीं ज्यादा है हमारा डिस्काउंट, लेकिन हम क्योंकि फॉलो कई सालों से 10% करते जा रहे हैं तो हम इसी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे फिलहाल। लेकिन बाद में इस केस के अंदर जो सोल्यूशन मैं समझता हूं, जो वैसे इस केस के सोल्यूशन में है नहीं, या करवाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो ये है कि हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करके देख सकते हैं कि 10 की जगह 13%, 12%, 15% करके देखें कि कौन कौन से प्रोजेक्ट फिर भी स्टेबल रह जाते हैं। ठीक है, जस्ट टू गेट एन आइडिया। लेकिन स्टिल हम फिलहाल 10% की बेस के ऊपर कैलकुलेशन करें। अगर 10% की बेस के ऊपर आपके कहने के ऊपर प्रोजेक्ट 6 में लगाता हूं, तो आए प्रोजेक्ट 6 की कैलकुलेशन करते हैं। पेबैक पीरियड के हिसाब से तो प्रोजेक्ट 6 बहुत अच्छा है, राइट? समझ आती है ना, क्योंकि पहले साल के अंदर ही वो पैसे वापस कर रहा है। गेट दी आईडी, पहले साल में पैसे वापस हो जाते हैं, उल्टा 200 रुपए जो बचने हैं ऊपर वो भी बच जाते हैं। अब हम एनपीवी निकालते हैं, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी भी आपको आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, उसकी लाइफ है 1 ईयर। 1 ईयर के बाद देगा 2200, और आज हम इसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं 2000, जीरो टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, सो जीरो टाइम पीरियड 2000 हमने इन्वेस्ट कर दिया। अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखना चाहते हैं कि आज की डेट में इसकी वैल्यू क्या बनती है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला किसी को पता है? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर ऑफ टाइम पीरियड। 1 ईयर का है तो टाइम पीरियड 1 हो जाएगा, और रेट जो है वो 0.1, क्योंकि 10% है तो 0.1 हो जाएगा, और ऊपर फ्यूचर वैल्यू है 2200। दिस गिव्स यू अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2000। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या निकली? ये प्रेजेंट वैल्यू निकली है, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकली। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज, यहां लिख देता हूं, NPV is equal to present value of
all future cash flows, present value of all future cash flows minus initial investment. That means यहां फ्यूचर आउटफ्लो सिर्फ एक ही है, उसकी एक ही वैल्यू आई है, दैट इज दिस. तो इसका सॉल्यूशन है 2000 माइनस 2000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनपीवी इज 0. ठीक है, अब क्या करें, ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं या नहीं? लगा सकते हैं सर, हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो है. यस, एनपीवी के बारे में ये बात आप सबको याद रहनी चाहिए कि एनपीवी 0 पे भी हम प्रोजेक्ट लगा सकते हैं. 0 से कम होगी तो हमें नुकसान हो रहा है. जब तक 0 है हम प्रोजेक्ट लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें वापस कर रही है. 10% हमने डिमांड किया था, जब उस 10% पे हमने उसको डिस्काउंट बैक किया है तो वो पूरा करके दे रही है. हमें एडिशनल अमाउंट नहीं दे रही, जो हमने मिनिमम मांगा है वो दे रही है 0 के ऊपर. इसलिए हम 0 पे एनपीवी एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट लगा सकते हैं. 0 से कम होगा तो हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं. 0 से ज्यादा जितनी अमाउंट आती है, 100 रुपए है, 1000 रुपया है, ये वो अमाउंट है इन रुपी टर्म्स जो हमारे बिजनेस की वर्थ में आज की डेट में इजाफा हो जाएगा अगर हम ये प्रोजेक्ट लगाएंगे. तो इसमें इस बिजनेस की वर्थ में इजाफा तो नहीं हो रहा, लेकिन जो हमने डिमांड किया उतना रिटर्न हमें मिल रहा है. तो अगर लगाना हो तो हम ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं. 10% हमें फिर भी मिल जाएगा, क्योंकि उस 10% के अंदर जो ओनर डिमांड कर रहा है कि मैंने इतने पैसे लगाए, पर 10% मुझे कम से कम दो, रिस्क प्रीमियम सारा कुछ वो सब मिल रहा है. उसको उस 10% के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? इन्फ्लेशन प्रीमियम वो उसको मिल रहा है, रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो उसको मिल रहा है, रिस्क प्रीमियम वो उसको मिल रहा है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है. तो 0 पे भी हम प्रोजेक्ट लगा सकते हैं. ठीक है, अब किसी और प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट करते हैं. बताएं किसकी करें? 5 की 280. चले इसकी भी इजी है. ये 15 साल तक, अब इतने सारे 15 साल है, 280 15 साल तक देता जा रहा है. ठीक है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने की 2000 की. अब ये है एनवीटी का केस. एनवीटी के केस के अंदर जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट, इजी हो जाता है कंपैरेटिवली. तो उसके लिए हमें टेबल यूज करना पड़ेगा. उसके लिए आपके में से किसी के पास टेबल है? नहीं होगा, मैं ढूंढता हूं, डोंट वरी. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी इज इक्वल टू पेमेंट मल्टीप्लाइड बाय पीवीआईएफए, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवीटी. इसका टेबल आपको आमतौर पे फाइनेंस की किताबों के एंड के पर मिल जाएगा. ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट और उसके साथ जो ईयर्स है उसके साथ के जो रेट बनता है, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी एक एनवीटी की, उसका फैक्टर दिया हुआ होता है. उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा. कहेंगे तो पूरा फॉर्मूला लिखवा दे तो प्रेजेंट वैल्यू का लंबा सा फॉर्मूला बन जाएगा, उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अदरवाइज इजी कैलकुलेशन रहती है, इसको रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं, डायरेक्टली एनवीटी कैलकुलेट करनी है. तो पेमेंट ये है जो आपको दे रहा है, मल्टीप्लाइड बाय पीवीआईएफए आपको टेबल से मिल जाएगा. अगर मैं ये क्वेश्चन देता हूं तो मैं टेबल या तो 7 दूंगा या पीवीआईएफए के फिगर 7 दूंगा, डोंट वरी. अभी इस वक्त गूगल से सर्च किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास आई थिंक कोई बुक में भी था. नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने आज की डेट में कैलकुलेट की ना. फ्यूचर की वैल्यू थी, हमने उसकी आज की डेट की वैल्यू कैलकुलेट की और उसको नेट कर दिया. नेट कैसे किया? आज की डेट की सारी वैल्यूज को ऐड किया और उसमें से ओरिजिनल जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो माइनस कर दी. दैट इज व्हाई एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ओके, फाउंड द टेबल्स. पीवीआईएफए कहां है इसमें? फ्यूचर वैल्यू, एनवीटी, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी. फाइन. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी हमारे पास डिस्काउंट रेट है 10% और नंबर ऑफ ईयर्स है 15. सो 10% डिस्काउंट रेट पे 15 नंबर ऑफ ईयर्स का जो फैक्टर बनता है 7.6061. ओके, 7.6061. अमाउंट कितनी थी? 280 इंटू
7.6061. This gives you an amount of 2100 and almost 30, 29.7 बन रहा है, तो हम इसको कहते हैं 2130. You can round it off. तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी की कितनी बनती है? तरीका 280 मल्टीप्लाइड बाय 7.6061. तो इसमें से हम 2000 माइनस कर देते हैं, 130 हमारे पास बच गया. तो ये कौन सा प्रोजेक्ट था? पहले वाला जो हमने किया है, प्रोजेक्ट नंबर 6 का एनपीवी 0 7 है ये कि 5 है? 5 है. 5 का एनपीवी 130. आईटी नहीं, आई इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ओके, और कोई जिसकी कैलकुलेशन की जाए, रिकमेंड करें जल्दी से, टाइम ओवर हो गया. किस प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट? प्रोजेक्ट 3 करें. 10,000 15 ईयर भी चले, जल्दी से हो जाएगा. 10,000 है और 3 इयर्स का है, 15 इयर्स का है. 15 इयर्स रिवर्ट बैक करने के लिए 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 15. So where is my calculator? 1.1 raised to the power of 15, 4.177, 248, 248. Sir, just leaving. 10,000 divided by 4.177, 248. This gives you 2,394. So minus 2,394. 394. ये प्रोजेक्ट नंबर कौन सा था? 3. So अब अगर मैं आपसे पूछूं, इनमें से किसी का आईआरआर हमें पता है? इनमें से किसी प्रोजेक्ट का आईआरआर कितना है? बाकी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन आप इस तरह कर सकते हैं बाकी सारे भी. इनमें से किसी प्रोजेक्ट का आईआरआर कितना है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इस डाटा को देखकर बता सकते हैं? पहले वाले का 10%. यस, कैसे पता चला? क्योंकि उसकी एनपीवी 0 है. IRR is the rate of return at which the NPV becomes 0. Internal rate of return वो रेट ऑफ रिटर्न है जिसके ऊपर अगर हम डिस्काउंट बैक करें, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो एनपीवी 0 हो जाए. इसीलिए इसको हम हिट एंड ट्राई मेथड से ही करते हैं. जैसे कि इसका हमें पता है 10% है क्योंकि ये पहले ही 0 है. इसका अगर 10% इसका है 10% से ज्यादा, क्योंकि ये अमाउंट पॉजिटिव आई है ना, 10% से ज्यादा इसको अगर हमने 0 करना है तो हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा 11%, फिर अगली बार 12% टेस्ट करेंगे. जिसके ऊपर आ जाएगा, जिसके क्लोजेस्ट होगा, उसको हम कर देंगे कि 11 है या 12 है, या 11 से थोड़ा सा ज्यादा है या 12 से थोड़ा सा कम है. गेट द आइडिया. इसके साथ भी यही करेंगे. कोई ऐसा है जो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उसका एनपीवी अभी 0 से नेगेटिव है, उल्टा इसका मतलब है उसको बढ़ाने के लिए हमें 0 पर लाने के लिए घटाना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट को. तो वहां हम 7, 8, 9 इसको टेस्ट करेंगे. उससे हमें पता चल जाएगा कि इसका आईआरआर कितना है. वो होगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. करना कैसे? यही प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते जानी है, उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर देनी है. यू विल गेट द आइडिया. जब एनपीवी 0 हो जाएगी, वो परसेंटेज जो है वो आपका आईआरआर है. ठीक है. और पे बैक पीरियड, मुझे इन सब प्रोजेक्ट्स का पे बैक पीरियड पता है, ये मेरे सामने पड़े हैं अभी. क्यों? क्योंकि यहां सामने दिया हुआ है उन्होंने, जहां जहां स्टेरिक लगाया हुआ है वो उसका पे बैक पीरियड ही है. ठीक है. लेकिन पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना आता है सबको? जितने साल है उनको ऐड करते जाएं. जिस साल में जाके अमाउंट ऐड हो, इंक्रीज हो जाए फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उस साल की अमाउंट में से आपने माइनस कर देनी है जो अमाउंट रिकवर होने वाली रहती है. ठीक है. और उसको डिवाइड कर देना है, सॉरी, जो अमाउंट रिकवर होने वाली रहती है वो यहां लिख देंगे रिकवरेबल, और डिवाइड कर देंगे जो उस साल में अमाउंट आ रही है टोटल. दिस वुड गिव यू द रिजल्ट के कितने पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट कितने ईयर, या 2 पॉइंट कितने ईयर, या 3 पॉइंट कितने. अगर आपको इसको मंथ्स में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 12,
तो मंथ्स में आ जाएगा कि 1 ईयर एंड 12 मंथ्स या 11 मंथ्स 10 मंथ्स, और अगर आपको इसको डेज में करना है तो 365 डेज आ जाएंगे फिर आगे। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपने करनी है एनपीवी के लिए, आईआरआर के लिए और पेबैक पीरियड वैसे आपको कैलकुलेटेड दिया हुआ है। अगर एनपीवी कर रहे हैं तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपने एनपीवी के लिए डिस्काउंट बैक करना तो है सबको। ठीक है, तो उसका आप डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी बना सकते हैं इजीली, क्योंकि डिस्काउंटिंग आपने करनी ही है तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी बना लें। ठीक है, फिर मैं आपको इसका डिसीजन रूल अगले लेक्चर में समझाऊंगा और आपका फाइनल पेपर पैटर्न और सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, चलें, थैंक यू एवरीवन। किसी की अटेंडेंस रहती है तो मुझे बाहर आके बता दे।